everyone, welcome back to the Roma Ma'am classes through Adi Guerrilla. Fine. इसके पहले जो वीडियो लाइव आप तक पहुंचा था, जो आप तक पहुंचाया गया है, that is related to the confusing words, जहाँ पे confusion बिंदास वाला होता है, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है हाँ ये सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, क्या डिफरेंस होने वाला है। उसमें मैंने आपको टोटल 18 वर्ड्स दिए थे, जो एज रोमा मैम मुझे ये लगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट को कहते हैं क्रूशल, ये सबसे क्रूशल हो सकते हैं जिन्हें मेरे स्टूडेंट्स को समझना जानना जरूरी है। बट द कॉन्सेप्ट इज, बाय द टाइम व्हेन आई वाज चेकिंग द क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज हमेशा मेरी उन पर नजर बनी रहती है, तो उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों से हमारा रोजाना के तौर पे सामना होता ही होता रहता है, बट इनकी स्पेलिंग्स को लेकर के अच्छा खासा कंफ्यूजन अभी भी है। तो उनमें से कुछ वर्ड्स मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूं, यानी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स रिलेटेड टू नाउन्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव पार्ट 2, राइट। ये अभी मैं आपको फिर से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगी, और मेरे इसी वीडियो में रोमा मैम आपको दिखाएंगे जो प्रॉमिस किया था, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब से रिलेटेड कुछ इन्फोज, ये मैं आपको क्लियर करूंगी। एंड एवरीवन, दिस इज अ कॉमन रिमाइंडर टू एवरीबॉडी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट लाइक द क्रूशियल रिमाइंडर। मंडे को मैं लाइव आ रही हूं आपके पास, टच वुड, आई होप कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, इसीलिए मैं इतने दिनों से इस चीज को मैंने रोक के रखा हुआ है। मंडे को फाइनली, जय बोले बाबा, वी आर गोइंग, आई एम गोइंग टू कम लाइव फॉर यू पीपल टू टीच यू टेंसेस। सुपर एक्साइटेड हूं मैं इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि जितने भी इसके बाद के टॉपिक्स हैं ये यहीं से आ रहे हैं, दिस इज द मदर टॉपिक। अगर मैं इसे कहूं ये अंग्रेजी का बैकबोन, बेस, सोल है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर टेंसेस में बीमारी है, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बेबी आगे कुछ क्लियर नहीं हो सकता। लेट इट बी एक्टिव पैसिव, लेट इट बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेट इट बी डिटर्मिनर्स, लेट इट बी फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, एरर डिटेक्शन, या फिर सेंटेंसेस को अरेंज करना, जब तक टेंसेस क्लियर नहीं है, बूम, कुछ क्लियर नहीं होगा। सो कीप वेटिंग, जैसा मैं वेट कर रही हूं, कीपिंग माय ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, कि मंडे को हम मिल रहे हैं लाइव 11 से 12 और समवट लाइक 1:30 से 2 बजे, ये हमारा टाइमिंग है, 11 से 12 मॉर्निंग, और 1:30 बजे से दैट इज 1:30 to 2:30, ये हमारा टाइमिंग होगा इन द आफ्टरनून। उसमें हम पहले वाले में टेंसेस पार्ट 1 क्लियर करेंगे, और सेकेंड वाले में टेंसेस पार्ट 2, जिसमें सेंटेंसेस फ्रेमिंग की बात मैं आपको बताऊंगी। फिर वही बात जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल, इस दफा तो पक्का अंग्रेजी का भूत उतार देंगे। आई मीन दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ फ्रेंड, नो मोर अ भूत। सो मंडे टेंसेस, बी देयर, रोमा मैम इज ईगरली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो अब हम शुरू करते हैं कुछ वर्ड्स के बारे में। अब ओके, इन वर्ड्स तक पहुंचने के पहले एक बार एक फ्लैशबैक मारते हैं। आप में से जितने लोगों ने वो वीडियो जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का है आपने नहीं देखा है, देख लोगे तो अब तक जो कुछ चीजें हैं ना कि यार इसको कैसे याद रखना है, शायद उसमें तुम्हें एक अच्छी खासी मदद हासिल हो जाए। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला ना आपको एक फ्लैशबैक दे देती हूँ, तो चलो, हमने शुरू किया था इधर से। आई होप यू ऑल रिमेंबर, आप में जितने लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, गो वन, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, टू यू टू सी दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ओवर देयर। मैंने इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, सी, ओके मैंने कुछ गलत चुना हुआ है, जी हाँ, तो मैं काम करती हूँ, पहले इसको सही कर देती हूँ, जब तक चीजें सही नहीं होंगी हम आगे काम नहीं कर सकते। सी और एस मैंने ऐसा समझाया था आपको, सी अल्फाबेट्स में पहले आता है, और नाउन और वर्ब में एन पहले आता है, तो पहले वाले पहले के साथ जाते हैं, बाद वाले बाद के साथ जाते हैं। तो जो सीई वाला होगा वो नाउन कहलाएगा, वो जो एसई वाला होगा वो वर्ब कहलाएगा। बिल्कुल सेम फंडा यहां पे भी था। ये एक छोटू सा रिवीजन जो मैं आपको दे रही हूं, बाकी आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हो। बाकी इनका पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ऐसे मैंने क्यों बोला वो आप देखना। और फाइनली किसमें कितना कंसंट्रेशन लेवल है मैं इसमें ये भी बता चुका, किसको गोद लेना है, किसमें ढल जाना है, और किसमें आप हो जाते हैं निपुण, ये भी मैंने आपको बताया था। कहाँ पे कौन सी चीज लागू करनी है और किसको करना है
शुद्धिकरण, ये सारे के सारे मैंने इसमें आपको बताए। अब हम फाइनली आ जाते हैं, ये सेकंड स्लाइड थी जो मैंने आपको दिखाई थी, दिस वाज द थर्ड वन। और आपके अच्छे खासे डिमांड और क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे वी आर हैविंग द नेक्स्ट सेशन, सेम कंटिन्यूएशन ओवर हियर। लेट्स सी द वर्ड्स। Desert, sewer, light, canvas, refuse, ride. Buddy, let's see to it. Now let's see. The concept is, in the first one, ये desert में single S और ये desert में double S. ठीक, अब अंतर देखते हैं क्या होता है। ये वाला नाउन है और ये वाला नाउन भी है और वर्ब भी है। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इस डेजर्ट का मतलब एक तो आप जानते हैं रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान, जो कि जाहिर सी बात है क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक है, एक जगह का नाम। वर्ब इसमें क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसे कहते हैं सूना कर देना। जब शादी के बाद बहन घर आती है और जब फिर से उसकी विदाई हो जाती है तो घर डिजर्टेड हो जाता है, यानी सूना हो जाता है, सूना कर जाती है वो घर को। या फिर अगर आपके घर में कोई बेबीज हैं और अगर मान लो वो बेबीज किधर चले गए तो अगेन आपका जो घर होता है ना वो डेजर्टेड हो जाता है, यानी सूना हो जाता है। सो हियर वी हैव टू मीनिंग्स, एक रेगिस्तान जो कि नाउन है और एक सूना कर देना किसी चीज को। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे बगैर जिंदगी थोड़ी खाली खाली सी लगती है, इस खाली खाली को कहते हैं डिजर्टेड। दैट मीन्स विदाउट यू लाइफ सीम्स टू बी डिजर्टेड। दूसरा डेजर्ट का मतलब होता है वो खाना खाने के बाद जो होता है ना, कुछ लोगों में क्रेविंग होती है, एक चुल्लुसी होती है कि कुछ मीठा चाहिए, मिठाई नहीं तो गुड़ दे दो, गुड़ नहीं तो चीनी फाँक लो, या फिर अगर रसगुल्ले घर में आए तो उसमें चाशनी बची तो थोड़ा सा वही लिख कर लो। यानी वी हैव दैट क्रेविंग ऑफ आई डोंट लाइक, बट स्टिल आई हैव सीन पीपल, उनको वो चाहिए ही होता है। या फिर कभी जब हम रेस्टोरेंट या होटल्स में जाते हैं तो मेन कोर्स लेने के बाद, मेन कोर्स का मतलब होता है मुख्य खाना, यानी कि चलो इसके थ्रू में कुछ चीजें, कुछ वो क्या अब आपकी नॉलेज में और डाल रही हूँ। जब भी हम किधर खाना खाने जाते हैं तो वी हैव, पहले हमारे पास आता है एपेटाइजर, या इसी को स्टार्टर भी कहते हैं। एपेटाइजर का मतलब होता है, एपेटाइट मतलब क्या होता है, एपेटाइट TITE का मतलब होता है भूख, और एपेटाइजर का मतलब होता है भूख बढ़ाने वाला। यानी ये वो खाना होता है जिससे आपकी भूख बढ़ती है, यानी लहू मुंह लग गया। यस एग्जैक्टली, यहां पे ये होता है कि कुछ खिला दिया है, अब वेट नहीं कर सकते, अब खाना है, अब कुछ चाहिए आपको। तो जब ये थोड़ा सा लहू मुंह लगता है आपके और थोड़ा सा भूख शांत नहीं होती, भूख बढ़ जाती है। जैसे आपको बहुत तेज भूखी आई है, आप स्कूल से आए हो, आई कैन अंडरस्टैंड, आप में से कई लोग तो अपने घरों से दूर, मॉम के हाथ वाला नहीं मिल पा रहा होगा, बट आप में से जितने लोग भी अभी लकी हो कि आपकी मम्मा के हाथ का मिल रहा है, इन दैट केस जब आप घर पहुंचते हो तो जब आपको भूख लगी होती है और मान लीजिए मम्मा गरम गरम पराठे बना रही है, विंटर्स का टाइम है, अगर गोभी आलू इन सबके पराठे मिल जाएं तो माँ कसम गॉड ब्लेस द पर्सन। उस केस में जब आप जाते हो, आपको भूख लगी हुई है और सामने वाला कहता है कि यार अभी बन रहे हैं, एक काम करो एक बाइट ले लो, अभी बाकी का बाद में देंगे, तो क्या लगता है उस बाइट से क्या होता है, जिस भूख पे तुम्हारा अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल था वो कंट्रोल भी छूट चुका है। इस चीज को कहते हैं लहू मुंह लग जाना, यानी अब आप सप्रेस नहीं कर सकते अपना हंगर। नाउ दैट इज एपेटाइट, भूख, और उस एक निवाले ने, एक मॉर्सल ने आपकी भूख को बढ़ा दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एपेटाइजर। तो इसके अंतर्गत वो खाना आता है मेन्यू में जो आपकी भूख बढ़ाएगा। तुरंत बाद जैसे आपकी भूख बढ़ जाती है तो आपका आ जाता है मेन कोर्स, जिसमें दाल, राइस, सब्जी, चपाती, चिकन, मटन, फिश सब निकल के आ जाते हैं। वो हो गया आपका मेन कोर्स। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी फैमिली मेंबर्स भी, मेरी मॉम, मेरे ब्रदर्स, उनको भी ये चाहिए होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए, तो ज्यादातर वो चॉकलेट्स पे जाते हैं। लेकिन अगर वो डिनर वगैरह के लिए बाहर किधर जा रहे हैं तो पता करते हैं कि डिजर्ट में क्या है, डेजर्ट में नहीं। यानी इसका जो है प्रोनाउंसिएशन डे, और इसका प्रोनाउंसिएशन मोस्टली डी से शुरू होता है, दैट इज डिजर्ट। क्लियर? सो दैट इज मीठा, खाने के बाद लिया जाने वाला मीठा, दैट इज कॉल्ड एज डिजर्ट। मैं यहां लिखूं, समझ में आ गया? सो एपेटाइजर, मेन कोर्स, डिजर्ट।
चलो अब मैं इसको हटा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है एवरीबॉडी बेबी दैट बीच बीच में रोमा मैम बहुत कुछ बोलते रहते हैं जो कि आपकी वोकैब पावर को एनहांस कर सकता है, एनहांस बोले तो बढ़ावा दे सकता है। तो प्लीज उन चीजों पे भी नजर फोकस बनाए रखें। पेन के साथ बैठा करें, देखिए एज अ टीचर भी मैं पेन के साथ हूँ। सो यू ऑल्सो सिट विद योर रजिस्टर with your pen so that you can mention each and everything over there जो आपको लग रहा है हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये पहली बार सुन रहे हैं, या हाँ इसको सीखने में अच्छा ही है. Go with that. Sorry. Now the next one. Severe, severe, sewer. ये वो वाला नहीं है oink oink. ये जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं नाला. सीवर खुला हुआ है, नाले का मुंह खुला हुआ है. ओके, दैट इज नाउन. ये तो पुराना दोस्त है भाई. ये तो जब भी छुट्टी मांगती थी हम लोग स्कूल में क्या करते थे, एप्लीकेशन में क्या होता, सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, कॉफ एंड कोल्ड, सीवियर फीवर. तो ये वो सीवियर है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सीवियर, सीवियर कोल्ड, सीवियर, बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सीवियर को? लेट मी चेक नाउ अगेन. सीवियर को क्या बोलेंगे? सीवियर, गूगल ऑन करने का मेरा मन नहीं कर रहा है अभी. उसको तेज बुखार है, तेज कह सकते हैं क्या? अभी के लिए ऐसा लिख लेते हैं, तेज. मतलब कॉन्सेप्ट वही है, मैं हिंदी में कंफ्यूज हो रहा हूं. सो सीवियर का मतलब बहुत ज्यादा, सीवियर प्रॉब्लम, सांस लेने में सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब क्रुशियल वाली प्रॉब्लम, तेज वाली, राइट? और ये है सीवर. ना इसका मतलब होता है काट के अलग कर देना. जैसे ये कुछ है, ये कट दिस, काट के अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड एज सीवर. सीवर जब कुछ काट के अलग किया तो जाहिर सी बात है तीव्रता, तीव्रता, तीव्र बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ जाएगी. कोई भी चीज काट के अलग करो, आप रिलेशन करो, आप कोई बॉडी पार्ट करो, या कभी नेल्स कट कर रहे हो तो अगर उसको कुछ थोड़ा ज्यादा कर लो, मतलब करना मत, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझे, तो वो हो जाता है. और फाइनली आ जा रहा है नाला जो गंदा आ रहा है. इन दोनों को तो कनेक्ट कर पाई, मैं नाले को नहीं कनेक्ट पाई, नाले को कनेक्ट करने का भी नहीं है. दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑल थ्री वर्ड्स. नाउ कमिंग फॉर दिस वन, लाइट. लाइट को कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में कैसे? फॉर्चून लाइट, ये ऐसा तेल है जो लाइट है कि कोलेस्ट्रॉल को रखा है कंट्रोल में. या फिर लाइफ थोड़ी लाइट होनी चाहिए, थोड़ा हल्की फुल्की से थोड़ी सी जिंदगी, लाइक मस्ती वाली, टेंशन कम, बोझ कम, लाइट. वो हो गया एडजेक्टिव. एक लाइट होता है, लाइट जल ही नहीं रही है, बत्ती आ नहीं रही है, दैट इज आल्सो लाइट. एंड वर्ब इज, मैं तुम्हारी जिंदगी को ग्रामर से रोशन कर देना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लाइट अप योर लाइफ विथ ग्रामर. सो यहां पे क्या हो गया? वर्ब हो गया. उजाला करना, उजाला खुद, या फिर इट्स गोइंग टू बी लाइट, यानी हल्का फुल्का. सो ये वर्ड ऐसा है जो एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब तीनों तौर पे यूज होता है. बट बेबी कॉन्सेप्ट ये है, सेंटेंस को पढ़ लेना, देख लेना उसका मतलब क्या है. यानी अगर वो ये कह रहे हैं द पेशेंट नीड्स टू हैव लाइट फूड, ये तो इसका जो एडजेक्टिव वाला होगा ये, इसका स्पेलिंग ये आएगा, ये नहीं आएगा. लाइट खाना, लाइट चीजें, तो दैट इज LITE, नॉट LIGHT. क्लियर? बाकी दोनों का सेम है, सेम स्पेलिंग, लाइट. क्लियर? अब हम आते हैं बर्न पे. बर्न एक वर्ब भी है, क्रिया भी है और नाउन भी है. कैसे? अगर मैं आपसे कह रही हूं बर्न दीज ड्राई लीव्स, इन सूखी पत्तियों को जला दो, ठीक है, लेकिन किसी एक बास्केट में आयरन वाले करके जलाना ताकि इधर उधर उड़े नहीं. तो मैं क्या कह रही हूँ? वर्ब का मैं कह रही हूँ, यानी जला दो. लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसे कहते हो कि मैम आपको ये क्या हुआ? ओ इट्स अ बर्न, लास्ट नाइट मैं किचन में काम कर रही थी
तो मेरे को इधर बर्न आ गया, जला हुआ। नाउ दिस इज नाउन के तौर पे इसे कहते हैं जला हुआ, और वर्ब के तौर पे कहते हैं जलाना। ये बत्ती वाला नहीं है, वो लिट होता है, LIT। जब भी आप कोई लाइट ऑन करते हो ना तो उसको बोलते हैं लिट। कैंडल हो गया, लाइटर हो गया, इन सबको लिट कहते हैं, लिट करना। अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती होगी, तो ये सारा लिट में आता है। वीड हो गया, सिगरेट हो गया, ये लिट में आता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। अब आ रहे हैं हम कैनवस। कैनवस, ओके, ये टेंशन दे रहा है हमें। ये वाला तो अपने को पता है ना, ये शुरू से, मतलब मेरा तो ड्राइंग में आपको पहले ही मैं कन्फेस कर चुकी हूँ इस चीज को कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। तो उस केस में कैनवस मेरे तो किसी काम का था नहीं। तो कैनवस वो होता है, एक क्लॉथ जैसा होता है, कपड़े जैसा होता है, जिसपे लोग पेंटिंग करते हैं, या फिर उसी क्लॉथ को और भी कई चीजों में यूज किया जाता है, तो उसको भी कैनवस बोलते हैं। मोस्टली कैनवस उसी लिए इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे, इसको यहाँ रखना ही बेकार है, जहाँ पे पेंटिंग या ड्राइंग की बात आती है, MF हुसैन की बात आएगी, तो मजीनी की बात आएगी, तो वहाँ पे कैनवस मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ विच इज यूज फॉर पेंटिंग एंड ड्राइंग। क्लियर? तो अभी द कॉन्सेप्ट है कि मैम ये कौन है, फिर मनुष्य ये कौन है? बेबी बाबू, इसका मतलब होता है घूम घूम करके, प्रचार प्रसार करके वोट मांगना। सुने होंगे आप लोग, कैनवसिंग हो रही है आज। तो कैनवसिंग मतलब ये नहीं कि पेंटिंग चल रही है, पॉलिटिशियंस पेंटिंग कर रहे हो, घंटा वो सारे कलर निकालने हैं सिटीजन्स की लाइफ से, वो पेंटिंग क्या करेंगे वो? सो द कॉन्सेप्ट इज, नहीं मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, सबके लिए ये नहीं जाता है, तो जितने लोगों के दिल को ठेस पहुंची, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नाउ, एक S का मतलब होता है पेंटिंग, और ASS का मतलब होता है घूम घूम करके वोट मांगना, दैट इज कैनवसिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेफ्यूज। सॉलिड वाला है ये, इसमें तो टीचर कंफ्यूज हो जाए, स्टूडेंट तो दूर की बात। रेफ्यूज, डिनाई, रेफ्यूट, यानी ये दोनों एक ही भाई बहन है, ये सिनोनिम है। ओके, और वन थिंग मोर बेबी, ये सिनोनिम या एंटोनिम नहीं होता, ये जो तुम ऐसे करते हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी इमरान हाशमी, इट इज सिनोनिम, एंटोनिम। गो इजी, गो लाइट, गो लाइट। ओके, रेफ्यूज का मतलब मना करना, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है सहमति ना दिखाना, सहमत ना होना। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरा देना या गिरना। यहां पे गिरना किसी शख्स का नहीं होगा, यहां पे नॉन लिविंग चीजों की बात हो रही है, यानी ये गिरना मतलब नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग चीज है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉन लिविंग चीजों का गिरना मतलब, जैसे मान लो सेंसस डिक्लाइन कर रहा है, बड़े बड़े लोगों के अंपायर डिक्लाइन कर जाते हैं, तो वो होता है गिरना, अंपायर का गिर जाना। तो ऐसा नहीं कि पूरा महल गिर गया था, मतलब जो लूटा पाटी जो मची हुई थी, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर गया, तो वो हो गया डिक्लाइन। या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे माई लव फॉर यू हैज डिक्लाइंड, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत, मैं वो बात नहीं रही, कम हो चुकी है, या फिर गिर नहीं चुकी है, कम हो चुकी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर नॉन लिविंग के साथ हम यूज करते हैं गिरने के लिए डिक्लाइन। अब इन दोनों में तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये तो एक ही बात है ना, कि भाई या तो रेफ्यूज कर दो या फिर डिनाई कर दो, बात तो एक ही हो रही है। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को मना करना जिसमें सामने वाले या आपका हानि नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिफ्यूज। अरे यार माय पॉइंट, यानी दोनों पार्टी में से किसी को भी इमोशनली या किसी भी और तरीके से कोई वो टू से, हानि को क्या कहते हैं, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, हाँ, कोई लॉस नहीं है, राइट, वो होता है रेफ्यूज। डिनाई का मतलब होता है तुम जो मुझसे कह रहे हो मैं उससे सहमत, मैं उसको सही नहीं समझता, डिनाई करता हूं मैं इस चीज को, यानी मैं तुम्हारी बात से सहमत ही नहीं हूं। एग्जाम्पल देखते हैं,
अगर मैं तुम्हें कहती हूँ कॉफी पियोगे, तुम मुझसे कहते मैम जी पिला रही हैं तो पिला दीजिए। तो उस केस में जब मैं तुम्हारे पास कॉफी लेके आऊं और तुम जो कॉफी का कलर देखो उसमें दूध नहीं पड़ी है, उसमें शक्कर नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे अरे अचानक से मन खराब, एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद हमको बाहर जाना चाहिए, तो प्लीज मैम बुरा मत मानिएगा, पीने का मन नहीं है। तो आप मेरे को डिनाई नहीं कर रहे हो, आप मेरे को रिफ्यूज कर रहे हो, मेरा कॉफी को रिफ्यूज कर रहे हो, जो उस लायक है। वैसे मैं कॉफी अच्छी बनाती हूँ अभी। और डिनाई का क्या मतलब होता है? डिनाई का मतलब ये होता है कि ठीक है, आपने बोला कि अ, रोमा मैम केदारनाथ चलें क्या? मैं कहा नहीं नहीं पागल है क्या, बंद हो चुके हैं पट उसके, ठंडी का अंदाजा है तुम्हें वहां पे? यहाँ पे हालत खराब हो रखी है तो केदारनाथ जा रहे हैं। अभी क्या है, नाउ दिस इज अ डिनाई, लाइक नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये लॉजिकल नहीं है, मैं तुमसे सहमत नहीं, नॉट एट ऑल, राइट? या एग्जाम्पल मान लो अगर वो चल रहा हो, प्रचार प्रसार चल रहा हो और लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कैनवसिंग के लिए निकलने हो और कैनवस पे उन्होंने दुनिया भर की चीजें ड्रॉ करके वो प्रमोट कर रहे हैं, उस केस में अगर वो मेरे पास आते हैं और वो मुझसे कहते हैं रोमा मैम जी पैसा लीजिए और वोट दे दीजिए, तो मैं रिफ्यूज कर दूंगी, नहीं भैया ऐसा नहीं। फिर वो मुझसे बोलेंगे मैम वोट तो हमारी पार्टी को ही आना चाहिए, तो मैं डिनाई कर दूंगी, कहेंगे सर मैं आपसे सहमति नहीं रखती, मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट वाली पार्टी ये और यही पार्टी थोड़ा बहुत काम कर रही है, तो मैं इसी पार्टी को वोट देने वाली हूँ, ठीक? उस केस में डिनाई और रिफ्यूज आ गया, समझ आई? सो रिफ्यूज इज समथिंग वेयर देयर इज नो लॉस neither of the party nor of you, but deny is something that I don't think that you are right on your part, तो मैं शामिल नहीं हूं तुम्हारे प्लान। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, ठीक? Now let me see. Okay, now let's go with the next one. Ride and drive, baby, ride is related to two या फिर three wheels, two या फिर three wheels, drive is about four plus, ट्रैक रख भी आ जाएगा, 4+ वालों को हम ड्राइव कहते हैं। अब राइड जो है ये वर्ब भी है, लेट्स गो फॉर अ राइड, एक राइड के लिए चलते हैं, मुझे राइड करना ही नहीं आता, तो आई डोंट नो हाउ टू राइड वहां पे एज अ नाउन, और लेट्स गो फॉर अ राइड दैट इज गोइंग टू बी वर्ब। इसी तरह से ड्राइव भी है, मुझे ड्राइव नहीं आता और चलो ड्राइव पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वर्ब। अब ये सारे के सारे इन टोटल कितने हो गए? 24। बहुत थे, ट्रस्ट मी बहुत थे, लेकिन उन बहुतों में ये बहुत है, सो यू नीड टू हैव दैट फोकस एंड क्लच ऑन देम, इन्हीं पे अपनी पकड़ बना के रखो, ये कमाल है बोलने में भी। और मैंने आपको क्या बोला था, इनको समझने और सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? इन्हें यूज करो जब आप बातचीत करते हो, इन्हें यूज करो जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो। और वन मोर थिंग बेबी, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, पढ़ने की अपनी एक आदत डालो, कुछ भी पढ़ने की, बट पढ़ने की आदत, मतलब इंग्लिश में, बट ऑफ कोर्स मतलब कोई भी, मतलब कोई भी से मेरा मतलब है कोई भी किताब जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट लाइन में आती है, वो किताब उठाइए, उस किताब को पढ़िए, जो वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं पहले उनको सेंटेंस से समझने की कोशिश करिए कि इस सेंटेंस के अनुसार इस शब्द का क्या अर्थ निकल के आएगा। अगर आप समझ लेते हैं तो ब्रावो, अगर आप नहीं समझते हैं तो जाइए आप डिक्शनरी के पास। गूगल के लिए मैं बहुत ज्यादा हाँ नहीं बोलूंगी, रीजन बीइंग डियर, क्योंकि गूगल में एक इंफॉर्मेशन सेव है, अब गूगल को ये नहीं पता कि तुम्हें कौन वाली चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से बोलते हो कि मैम एक किताब रेकमेंड कर दीजिए अंग्रेजी की, तो वैसे तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ रहती हूँ कि कोई किताब रेकमेंड करने के लिए, लेकिन अगर आपने बोला किताब रेकमेंड कर दो और मैंने आपको कर दी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उस केस में क्या होता है ना, मेरे को लगता है कि अब आई रियली डोंट नो कि इस स्टूडेंट को एग्जैक्टली किस चीज पे काम करना था, इसको समझना क्या था। तो उस केस में क्या होता है कि यू नीड टू बी मोर इनटू प्रैक्टिस, लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। किताबों की मदद लो, टीचर्स का शॉर्टकट, उनका एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे लग जाओ। इन शब्दों के साथ भी वही चीज है,
practice, practice, and practice makes a person perfect. Man perfect क्यों? Woman और lady perfect नहीं हो सकती है. फालतू के phrases. Okay, anyways, अब हम next करते हैं. What is going to be the next one? ये हमारा हो गया. This is what we are talking about, the words and all. अभी फिलहाल we are going to close this tab. We are simply going to close it. और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मुझे आपको कुछ वर्ड्स देने हैं, क्योंकि टेंसेस यानी मंडे को जो हम शुरू करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो हमारी बात हो रही है, जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था वहां पे. अब हम इस वाली स्लाइड पे आ गए. यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब. इन तीनों की लिस्ट. इन्हें आपका इनसे और इनका आपसे परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम टेंस से शुरू करने वाले हैं, मैं फिर कह रही हूं, मैं बार बार इस शब्द को यूज कर रही हूं इसलिए माय लव, क्योंकि इंग्लिश मतलब टेंसेस. इफ यू डोंट नो अबाउट टेंसेस, तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, उसको कहां रखोगे, वेयर विल यू कीप इट. सो दैट नीड्स अ सेंटेंस, एंड टू फ्रेम अ सेंटेंस यू नीड टू नो द टेंस. शब्दों को कैसे पिरोना है, ये टेंसेस तुम्हें क्लियर करता है. सो मंडे को रोमा मैम तुम्हारे पास आ रही है टेंसेस की ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स लेकर के, उन्हें समझने में जो तुम्हें मदद करने वाले हैं वो वाले फंडे लेकर के. जैसा मैं कहती हूं आपसे, कोई नया चैप्टर नहीं होगा, मगर अंदाज ऐसा होगा कि फिर यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट फॉर श्योर. ओके, उसके पहले जिन लोगों से मुलाकात करनी थी उनसे मुलाकात कर लेते हैं. मैं टाइम पे अपनी नजर बनाए रखती हूँ ताकि फिर आपके लिए भी जो कोर्स आप तक पहुंच रहा हो वो इतना हो कि आपका इंटरेस्ट लेवल और इंटरेस्ट लाइन बना रहे. ये नहीं कि अरे मैम थक गए, ये वाला नहीं. हर चीज का ध्यान दे रही हूं मैं. ना लेट्स सी, मेन वर्ब की बात करते हैं. सो अगर मेरी ठीक है, अगर हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया. ये तो जब पैदा होते हैं तब से लेके जब तक मर नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ तो जिंदगी में लगा रहता है और हम करते भी रहते हैं. तो इसकी लिस्ट बना पाना मुमकिन नहीं है. तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब की कोई लिस्ट नहीं होती. लेकिन इसके बारे में जो तुम्हें जानकारी होनी जरूरी है वो ये है कि मेन वर्ब को डिवाइड किया जा सकता है 4 पार्ट्स में. वैसे जो पुरानी किताबें हुआ करती थी उनमें सिर्फ 3 पार्ट्स हुआ करते थे. जो अभी नई किताबें आई हैं उनमें ये चौथा पार्ट भी है, और इसके बाद एक आध दो और लॉन्च कर दी गई है जिसमें वो 5वां पार्ट भी लिखते हैं, जो मैंने नहीं रखा हुआ है. मैं इससे ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि वो क्या वर्ड होता है, इससे ज्यादा इंग्लिश में कहते हैं ना, ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते आप किसी को. इससे ज्यादा बेइज्जती आप नहीं कर सकते इस चीज की. कि अब इसमें देखो समझने की क्या बात होती है. हम करने वाले हैं सिर्फ 4, तो मैं इनको हटाती हूं. अब हम शुरू करते हैं अपनी बात. जितने भी वर्ब्स होते हैं, जितने भी आपकी मेन क्रिया हैं, उनको आप 4 तरीके से ढाल सकते. पहला, दूजा, तीजा ते चौथा. ठीक. अभी एग्जाम्पल्स कुछ मैंने सेट किए हुए हैं. ऐसे तो मैंने बोला था ना मेन वर्ब की लिस्ट नहीं बन सकती, तो जितने भी होंगे हैं सब के कर सकते हैं 4. ठीक. अब चेक कर रहे हैं. गो ओरिजिनल में है, ठीक है, तो गो का पास्ट हो जाएगा वेंट, इसका परफेक्ट हो जाएगा गॉन, और इसका कॉन्टिन्यूअस हो जाता है विद आईएनजी फॉर्म. चौथा वाला आईएनजी में डील करता है. चौथा वाला मतलब आईएनजी लगेगा ही लगेगा. ड्राइव, उसका पास्ट ड्रोव, उसका थर्ड फॉर्म परफेक्ट ड्रिवन, और फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग. थर्ड एग्जाम्पल राइट ओरिजिनल में, इसका पास्ट रोट, इसका परफेक्ट और थर्ड फॉर्म रिटन, और इसका कॉन्टिन्यूअस राइटिंग. राइट. आप में से जितने लोग अपने एक्सेंट पे भी काम कर रहे हो ना, कि थोड़ा सा एक्सेंट स्मार्ट समझ में आए, स्मार्ट दिखाई दे, सुनने में एकदम भौकाल समझ में आए, तो उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ना जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में से जो जी है ना उसको मत बोला कर. जैसे ड्राइव इन, राइट इन, सिट इन, स्पीक इन, एन पे ले जाकर के गिरा दे. फिर देख थोड़ा बहुत चीजों में बदलाव आता है. नाउ लेट्स सी, ये हो गए हमारे एग्जांपल्स. अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो पहले वाले होते हैं ये ओरिजिनल्स होते हैं, और जितने भी ओरिजिनल्स होते हैं
ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होते हैं। वर्ब अपने ओरिजिनल यानी रूट फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में यानी रूट फॉर्म में, उसको ओरिजिनल या रूट आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें वो प्लूरल ही होते हैं। यानी गो भी प्लूरल है, ड्राइव भी प्लूरल है, राइट भी प्लूरल है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट चुनते हैं तो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो इन वर्ब्स को सिंगल कैसे करते हैं? उनमें एस या ई एस लगा के, जैसे गो में ई एस लग गया, अब ये सिंगुलर हो गया। ड्राइव में एस लग गया, अब ये सिंगल हो गया। राइट में एस लग गया और अब ये सिंगल हो गया। समझ आई? अब इसके बाद नेक्स्ट वाले तो मैंने आपको बता दिया। दीज आर जस्ट 3 एग्जाम्पल्स। फिर मैं बता रही हूँ, मेन वर्ब की कोई लिस्ट नहीं होती, इसलिए एग्जाम्पल्स अगर मैं देना शुरू करती तो शायद हम कई महीनों तक, कई सालों तक हम एग्जाम्पल्स ही पढ़ते रहते। तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कोट करके दे दिया। अब हेल्पिंग वर्ब की एग्जाम्पल्स। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस यही है ना, इन्हीं से हमारी मुलाकात होने वाली है मंडे को। प्रेजेंट में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, एक यहां पे छूटा हुआ है वो मैं लिख दे रही हूं, हैव, हैज बिन और हैव बिन। ये हो गए प्रेजेंट के सोल्जर्स। पास्ट के डिड, वॉज, वर, हैड बिन। और आने वाले समय यानी फ्यूचर के विल, विल बी, विल हैव बिन। ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? एंड देन नेक्स्ट एंड द लास्ट वन दैट आई टोल्ड यू, लिंकिंग वर्ब्स, राइट? लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, लिंकिंग वर्ब कहां इस्तेमाल होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें मेन वर्ब नहीं होता। लाइक आई एम अ टीचर। अब यहां पे कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, और अगर तुम गौर करोगे तो वो यहां पे भी था, हेल्पिंग वर्ब में भी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में इसी शब्द का, इसी शक्ल का, यहां पे भी एम है, यहां पे भी मैंने एम का यूज किया है। दोनों में डिफरेंस ये है माय डियर कि यहां पे इनके साथ मेन वर्ब अनिवार्य है, मैंडेटरी है, होना ही होना है, बगैर इसके नहीं हो सकते हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इनका नाम ही हेल्पिंग है, ये मदद ही इनकी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम लिंकिंग की बात करते हैं तो ये किसी की मदद नहीं करते, बस ये लिंक करते हैं। तो अब उस केस में भी हमारे पास बी के फॉर्म्स हैं। बी के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हमारे पास है इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए, आर प्लूरल और यू के लिए। पास्ट में वॉज और वर, वॉज आई और सिंगुलर के लिए, वर में हमारे पास आ जाते हैं प्लूरल्स और यू। फ्यूचर में विल बी, क्योंकि एक ही चीज है तो वो सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ जाती है। बाकी ये कुछ और भी वर्ड्स हैं जो आप देख लो, इसकी मीनिंग आपको बट ऑफ कोर्स पता है, इनसे भी टर्न करके हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लास्ट के जो ये 3 है, ये पैसिव में भी, पैसिव से निकल के आते हैं। एम आई क्लियर? जो हम मंडे को करने वाले हैं, वैसे तो कल जो मेरी क्लास होगी, यानी मंडे को, चूंकि मैंने बता दिया है, क्योंकि मैं टेंसेस के बाद कोई भी डे का गैप नहीं रखना चाहती, बिकॉज वो गैप सिर्फ आप में कंफ्यूजन पैदा करेगा। और मैं जान रही हूँ कि जिस वक्त मैं टेंसेस पढ़ाना शुरू करूंगी, आपके जहन में जितने भी पुराने सवाल जो अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो सब अचानक से पॉप करने लगेगा, तो आपको जरूरत होगी मेरी, आई नो दैट। इसलिए मंडे को टेंसेस 2 पार्ट्स में आएगा। टाइमिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 11 to 12 इन द मॉर्निंग, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, सब कुछ लाइव, सब कुछ अच्छा हो। एंड देन 1:30 to 2:15 इन द आफ्टरनून, टेंसेस पार्ट 2 जो हम करने वाले हैं उसका। और कल मैं आपको ईडियम्स और फ्रेजेस, इनसे रिलेटेड वो बेहतरीन वाले लेके आने वाली हूँ, जो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन ही नहीं बल्कि लोकल बोलचाल में भी धमाल मचाते हैं। और आज के लिए जो लास्ट चीज है जो मैं आपको दिखा दूं वो ये है, यही है वो शख्स जिसकी मैं कर रही हूं बात, इन्हीं से हम करेंगे मुलाकात मंडे को। और चूंकि इनको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट लोग, इंपॉर्टेंट जगह होती है, उसको एक दिन में एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, उसमें टाइम लगता है। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू, हम ये करने वाले हैं ऑन मंडे, राइट? सो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग दिस थिंग, Monday is going to be the tenses session. So get ready for this. Get ready to learn the things. And one more thing, it's a humble request. Once you sit for the live classes, what you have the knowledge, keep it aside. उसका बाद में टैली करते रहना, बट पहले एक बार empty head बैठ करके चीजों को समझना, सीखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे
शॉर्टकट्स, टिप्स, ट्रिक्स होंगे जो पहली बार आपको समझ में आएंगे और शायद हमेशा हमेशा के लिए। टिल देन, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग, टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल। टेक केयर, सी या, बाय।